हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो चैप्टर का नाम भी है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, और जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Government in every country is required to undertake various economic, social and other activities. किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कई टाइप के काम करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, उसकी सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं और अदर एक्टिविटीज भी होती हैं। वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इट ऑल्सो लाइक्स टू परस्यू various policies to achieve certain objectives like economic development, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट कई ऐसे काम भी करती है जिसका मेन मकसद रहता है कि देश की तरक्की हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम मतलब अमीर गरीब का जो गैप है वो कम हो जाए, और भी कई जो मकसद होते हैं सरकार के होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। द गवर्नमेंट has to incur expenditure in performing these activities and in pursuing इट्स पॉलिसीज। अब सरकार ने जब भी अपनी पॉलिसीज या जो भी सोचा हुआ है वो करना है, सरकार ने जो भी अपने मकसद है वो जो दिमाग में रखे हुए हैं सरकार ने वो उन मकसदों को पूरा करना है, तो सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके चलें, द गवर्नमेंट हैज टू इनकर एक्सपेंडिचर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इन अंडरटेकिंग वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल सरकार का मेन मकसद है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो उसके ऊपर भी सरकार को खर्चा करना पड़ जाता है। या सरकार ने सोचा है कि कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई डैम बना लेते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कोई रोड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर देते हैं, उसके ऊपर भी सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एज सच the government has to raise necessary revenue to finance these expenditures। तो सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए सरकार को रेवेन्यू रेज करना पड़ेगा, सरकार को अपनी आमदनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आमदनी जो है कहां से आएगी? It raises its revenue through various sources like taxes and public borrowings, और भी कई तरीके हैं जो मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो है टैक्स। सरकार टैक्सेस लगाती है लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर, वहां से पैसा जनरेट करती है। या फिर पब्लिक बोरोइंग्स करती है, सरकार कर्जा लेती है। ठीक है, इसके ऊपर पब्लिक बोरोइंग क्या है इसके ऊपर, और टैक्सेस क्या है और टैक्सेस के टाइप्स क्या है, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि टैक्सेस मीनिंग और टाइप्स की वीडियो शेयर कर दो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, या पब्लिक बोरोइंग की वीडियो शेयर कर दो, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, accordingly the government has to draw a financial plan corresponding to various activities it wants to undertake during the coming year। तो जो भी अगला आने वाला साल है, सरकार उस आने वाले साल के लिए प्लान बनाती है, फाइनेंशियल प्लान बनाती है कि मैं आने वाले साल में ये काम करूंगी और मेरी इतनी इतनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रहेंगे, उसी को हम बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है कि अगले साल में, आने वाले साल में सरकार की क्या एक्सपेक्टेड खर्चे हैं और क्या एक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। हम जैसे मान लो मैं पूरा महीने में जो कमाता हूँ और जब खर्च करता हूँ, तो मेरा जो बजट है वो तो जो मैंने खर्चा कर लिया और जो मेरी आमदनी है उसके हिसाब से मैं बजट कैलकुलेट करता हूँ। मगर जब सरकार बजट कैलकुलेट करती है तो वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए करती है कि मेरा अगले साल एक्सपेक्टेड खर्चा ये होगा और एक्सपेक्टेड आमदनी इतनी होगी। सच अ फाइनेंशियल प्लान इज नोन एज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फाइनेंशियल प्लान सरकार ने बनाया है कि मैं अगले एक साल में इतना एक्सपेक्टेड खर्चा करूंगी और इतनी एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाता है या फिर बजट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, दस budget of the government is an annual financial statement describing in detail the estimated receipts and proposed expenditures and disbursements of the government under various heads of the फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर, जो कि इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो बजट का मतलब क्या हुआ? ये एक एनुअल मतलब सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि डिटेल में बताएगी कि सरकार की एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिसीट्स, आमदनी इतनी होगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और सरकार के जो एक्सपेक्टेड खर्चे होंगे वो इतने इतने होंगे एक फिजिकल ईयर में। और इंडिया में फिजिकल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन of the fiscal policy, that is taxation and public expenditure policies of the government, and financial plan
corresponding to these policies. बेसिकली बजट क्या होता है, सरकार की फिस्कल पॉलिसी को दिखाता है कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी और कहाँ कहाँ खर्चा करेगी और सरकार के फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं, ये पूरा का पूरा दिखाता है बजट, ठीक है। While the budget gives estimates for all coming financial year, it also gives actual financial accounts for the previous year and the estimates of the current year. तो बजट का मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में सरकार क्या एक्सपेक्टेड खर्चा करेगी और एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, ये तो बताती है। इसके साथ साथ सरकार ये भी बताती है कि जो करंट चल रहा है सिचुएशन, जो पिछला साल था उसमें हमारा इतना इतना खर्चा हुआ और इतनी इतनी आमदनी थी, हमें डेफिसिट कितने का हुआ, वो चीज भी सरकार पूरा का पूरा एस्टिमेट्स जो होते हैं और एक्चुअल डाटा होता है वो दोनों डिस्कस करती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द बजट ऑफ 2024-25 gives not only the budget estimates of the year 2024-25, but it also gives the actual financial accounts for the year 2023-24. तो जो बजट जो आने वाले टाइम पे बनेगा, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो अगले साल का बजट है, सरकार जब बजट बनाएगी अगले साल का, तो जो अगले साल का बजट है उसके एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर तो डिस्कस करेगी। जो पिछले साल के इनकम और एक्सपेंडिचर है उनकी भी डिटेल देगी कि उसमें हमें कितना लॉस हुआ है, ठीक है। मैं लॉस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो सरकार के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, बजट में हमेशा डेफिसिट से ही रहते हैं, ठीक है। एज इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, गवर्नमेंट बजट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन इंडिया। जैसा बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है कि सरकार को बजट बनाना ही पड़ता है, वैसे ही इंडिया में भी जो गवर्नमेंट बजट है वो एक ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर। सरकार ने हर साल जो है बजट बनाना ही बनाना है। अंडर आर्टिकल 112 of the Constitution, a statement of estimated receipts and proposed expenditures of the central bank has to be prepared for every financial year or fiscal year and has to be placed बिफोर द पार्लियामेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 112 मतलब 112 ये बताता है कि सरकार को बजट बनाना ही पड़ेगा हर एक फिस्कल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट को प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है, मैंडेटरी है। दिस एनुअल फंक्शन या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टाइटल्ड बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार एनुअल जो स्टेटमेंट देगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, उसको हम बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बजट कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया का बजट, ठीक है। अब स्टेट के भी बजट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें वीडियो होगी टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन करते हैं, द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे डायरेक्ट। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट करेगा कि फलां दिन आप जाके बजट को डिस्कस करो, उस दिन से बजट को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हैज टू बी एडवांस्ड टू 1 फरवरी फ्रॉम द ईयर 2017 में जो बजट पेश करने का जो डेट है वो 1 फरवरी हो गई है, ठीक है। 2017 से थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। This would enable the government to pass the budget before the close of the current financial year. इससे क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने से पहले ही अगले साल का बजट तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। Simultaneously, a copy of the budget is laid on the table of the राज्यसभा। राज्यसभा में भी जो बजट है, बजट की कॉपी है वो पेश कर दी जाती है। Besides giving estimates for the coming year, presentation of the budget offers an opportunity to the government to review its financial and economic policies and programs। तो जो आने वाले टाइम कमिंग ईयर है उसके बारे में तो डिस्कस किया ही जाता है। तो जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो इससे गवर्नमेंट क्या करती है, बजट को रिव्यू कर सकती है, बहसम बसाई कर सकती है, अपोजिशन पार्टीज बहस कर सकती हैं। तो सरकार के पास एक टाइम हो जाता है, अगर 1 फेब को लॉन्च करती है बजट को, तो वो टाइम मिल जाता है कि 10-15 दिन या फिर 5-10 दिन, जितने दिन का पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें जो बजट का जो सेशन होता है उसमें डिस्कस कर सकती है और रिव्यू कर सकती है, अपनी जो मतलब चेंजेस ला सकती है। जैसे मान लो सरकार ने टैक्स लगा दिया मगर लोग खुश नहीं है, अपोजिशन पार्टीज खुश नहीं है, तो थोड़ा रिव्यू करके चेंज भी कर सकती है, ठीक है। द बजट is discussed in both houses of parliament and voting on demand for grants is taken। तो बेसिकली दोनों जो हाउसेज हैं जो पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों में जो बजट है वो पेश किया जाता है और उस हिसाब से वोट ऑन अकाउंट भी किया जाता है, वोट ऑन डिमांड भी की जाती है। अब ये सारा का सारा प्रोसीजर क्या है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमारे कंट्री में
किस तरीके से बजट पेश होता है और किस तरीके से बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो होता है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, और हमें इतना ज़रूरी क्यों है बजट को बनाना और बजट हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इससे पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है, उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गवर्नमेंट बजट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। जो गवर्नमेंट बजट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई रीजंस हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं और वो सारे के सारे रीजंस हम फॉलोइंग पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिखना है मैंने उसी हिसाब से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लान्ड अप्रोच टू गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको प्लान तरीके से जो है पेश करना और प्लान तरीके से लागू करना उसको बजट दिखाता है। ठीक है, द इंपॉर्टेंस of the government budget arises from the fact that the activities of the government have increased tremendously in the recent years। आपको ये पता है कि सरकार जो है उसकी टाइम टू टाइम पे एक्टिविटीज या फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन है कि सरकार के जो फंक्शंस है वो लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो पब्लिक फाइनेंस में एक अलग से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे जैसे सरकार के जो एक्टिविटीज हैं और फंक्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, तो बजट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। दिस कॉल्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ लार्ज रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक दीज एक्टिविटीज। अब सरकार की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं तो सरकार के खर्चे भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब जब खर्चे बढ़ेंगे तो उनको खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को अपने रेवेन्यू जो रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। देयर हैज टू बी अ डेफिनेट प्लान विद रिगार्ड to estimated revenue and proposed expenditure for the purpose for the proper कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो अगर सरकार ने प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है तो सरकार के पास एक प्रॉपर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू का भी प्लान होना चाहिए कि अगर मैं इतना इतना खर्चा करूंगी मेरे पास इतना इतना जो है आमदनी आएगी, तो वो पूरा प्लान होना चाहिए। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सरकार जितने भी काम करती है उसका जो प्लान्ड अप्रोच है वो बजट दिखाता है। तो बजट हमें ये दिखाता है कि अगले साल सरकार ये फलां फलां काम करेगी और फलां फलां काम करने के लिए इतना पैसा लगेगा और इस पैसे को कहां कहां से इकट्ठा किया जाएगा, सरकार वो चीज हमें बताएगी। ठीक है, बजट के अंदर तो प्लान्ड अप्रोच है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फिस्कल ऑपरेशंस। जो फिस्कल ऑपरेशंस है उसके ऊपर भी इसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है। किस तरीके से? द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द टैक्सेशन, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर्स एंड अदर फिस्कल मेजर्स एट रैंडम। सरकार रैंडमली नहीं कह सकती कि फलां मैं टैक्स लगा दूंगी या फिर इतना मैं बोरोइंग्स कर लूंगी और इतने मैं खर्चे कर लूंगी। ठीक है, जितने भी फिस्कल मेजर्स हैं वो रैंडमली नहीं बता सकती। ठीक है, ऑल दीज डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर इंटरकनेक्टेड and they must form a part of overall set of objectives which the government wants to pursue। तो ये जो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जैसे टैक्स कितना लगाना है, बोरिंग्स कितनी लेनी है और सरकार खर्चा कितना करेगी, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। जिस हिसाब से सरकार का खर्चा होगा उसी हिसाब से सरकार रेवेन्यू रिसोर्सेज को जो है जनरेट करेगी। समझ की बात? Government's fiscal policy as reflected in the budget is an essential part of its overall economic and social policy। तो सरकार जब भी बजट बनाती है तो वो बजट सरकार की फिजिकल पॉलिसी को दर्शाता है जो कि सरकार की ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को दिखाता है कि सरकार इतनी इतनी खर्चा करेगी और इस खर्चे को पूरे करने के लिए यहाँ यहाँ से रेवेन्यू रिसोर्सेज आएंगे सरकार को, ये जो तरीके से सरकार को आमदनी आएगी। तो इन सब में इंटर कनेक्शन होता है, ये इंटीग्रेटेड पॉलिसीज होती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार ने रोड बनानी है एक और एक रोड बनाने के लिए उससे कई गुना ज्यादा टैक्स लगा के लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। समझ की बात? तो सरकार के जो एक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं सरकार उसी हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका ढूंढ लेती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी सरकार का बजट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को असर डालता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी बजट पेश होता है उसी दिन मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो जिन जिन एक्टिविटीज को सरकार जो है सब्सिडी वगैरह देती है उनके प्राइसेस भाग जाते हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगाती है उनके गिर जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम वो शेयर मार्केट डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सरकार जब भी कोई बजट बनाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर होता ही होता है, ठीक है। बजटरी ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन एन इम्पॉर्टेंट वे। तो पहली लाइन तो वही लिख दी कि जब भी सरकार बजट बनाती है, सरकार के जो बजटरी ऑपरेशंस होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या इकोनॉमी की फंक्शनिंग को असर डालते डालते हैं। फॉर इंस्टेंस, द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस influence the allocation of resources among various sectors as well as distribution of income among different classes. For example, सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब जिन जिन पे टैक्स लगाया है उनके जो डिस्पोजेबल, मान लो अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो हायर इनकम ग्रुप्स पे ज्यादा टैक्स लगाए और सरकार वो टैक्स इकट्ठा करके गरीबों पे खर्च करेगी, तो उससे इनइक्वालिटीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ की वो चेंज हो जाएगी। मोर ओवर, सरकार जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से एलोकेट करती है ये भी तो एक जानने वाली चीज है ना। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? बजट बताता है। तो जब भी सरकार टैक्स वगैरह लगाती है या खर्चा वगैरह करती है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर पड़ता ही पड़ता है। सिमिलरली, द बोरोइंग policies of the government affect the amount of savings available to the private sector for investment. अगर सरकार मार्केट से बोरो करने लग जाए, विद इन द कंट्री बोरो करेगी, तो लोगों के लिए तो पैसे जो है वो बोरिंग के लिए कम बच जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं कि जब सरकार बोरिंग्स करनी शुरू कर देती है मार्केट से तो आम इंसान या प्राइवेट बंदों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता ही नहीं। समझ की बात? In the same way, the structure of government expenditure determines the beneficiaries of these expenditures. तो जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो पता लग जाता है कि किन किन की जेबों से पैसा निकलेगा, और जब सरकार खर्चे की बात करती है तो अल्टीमेटली सरकार किन किन के ऊपर खर्चा करेगी वो उनकी बेनिफिशरीज की बात हो जाती है कि किस किस को सब्सिडी वगैरह देगी और कैसे जो गरीबों के ऊपर खर्चा करेगी ताकि इनइक्वालिटीज कम हो। तो हमें पता लग जाता है कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगा उसका तो नुकसान हो गया और जिसके ऊपर सरकार ने खर्चा किया उसका बेनिफिट हो गया। तो हम इस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी सरकार बजट बनाती है वो इकोनॉमिक, पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को असर डालती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल को असर डालती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो बजट है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे अ बजट इज नॉट मेयरली an exercise in revenue raising and planning expenditure, but it is a powerful instrument for implementing the various economic and social objectives of the government. बजट का मतलब ये नहीं कि सालाना सरकार एक्सरसाइज करे, भाई हमारे अगले साल इतने खर्चे होंगे और इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि हर एक सरकार बजट जो है सरकार का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपनी मंशा जाहिर कर सकती है, सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी दिखा सकती है कि मैं इन सेक्टर्स पे टैक्स लगाऊंगी और इन को फायदा पहुंचाऊंगी, सब्सिडी वगैरह देके। समझ की बात? बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ promoting economic development, reducing inequalities of income and wealth भी लिख सकते हो, ensuring efficient allocation of resources, achieving price stability एंड सिक्योरिंग इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बजट ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपने देश की तरक्की कर सकती है और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस कर सकती है और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकती है। अमीरों से पैसा निकाल के गरीबों पे खर्च करके या अमीरों से पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सकती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सही कर सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे सही करेगी? बाहर से जो चीजें आ रही हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, अपनी चीजों पर सब्सिडी वगैरह दे देगी, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट एनकरेज हो और जो इम्पोर्ट्स वगैरह वो डिस्करेज हो, ठीक है। In fact, taxes and expenditures are the two major instruments which a government uses to implement these policies. तो सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी सरकार करना चाहती है, तो दो मेन इंस्ट्रूमेंट है कि टैक्स लगाना और सरकार का खर्चा करना। ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपनी जो भी पॉलिसी है वो लागू कर सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो जो बजट है वो हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करना चाहती है, उसका एक इंडेक्स माना जाता है, ठीक है। द बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट पहली लाइन तो वही लिखती है क्योंकि अब इंप्रेशन भी तो डालना ही है ना। तो जब भी आपको कोई हेडिंग आती है पहली लाइन उसी की लाइन बना के लिख दिया करो। अ प्रॉपर प्लानिंग विद रिगार्ड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब भी सरकार बजट बनाती है तो बजट के अंदर जो भी सरकार के खर्चे और आमदनी है वो ये दिखाते हैं कि सरकार की एफिशिएंसी कितनी है। अगर सरकार की खर्चे और आमदनी बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे बैलेंस बजट है, तो हम कह देंगे सरकार बड़ी एफिशिएंट है। और अगर सरकार के खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है तो कह देंगे सरकार यार इनएफिशिएंटली काम कर रही है, जितने खर्चे हैं उतना तो पैसा जनरेट नहीं कर पा रही। समझ की बात? Absence of budgetary exercise regarding assessment of the revenue and expenditure may lead to corruption, inefficiency, and bankruptcy
ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार बजट नहीं बनाएगी तो होगा क्या? खर्चा करती रहेगी, करता रहेगी, आमदनी का पता नहीं कहाँ से आएगी। तो या तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, या नए नोट छापती रहेगी, या इससे एफिशिएंसी जो है वो क्रिएट नहीं होगी, एफिशिएंसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और करप्शन भी अराइज हो सकती है। ठीक है। बजट इज अ मिरर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो दिखाता है बजट, क्योंकि बजट में ये भी तो होता है ना कि पिछले साल हमने इतना खर्चा किया और इतनी आमदनी जनरेट की। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उसकी एक टाइप की बैलेंस शीट है कि सरकार ने क्या किया पिछले साल और अगले साल क्या करेगी। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सरकार को जवाबदेही तो होनी ही चाहिए ना। गवर्नमेंट बजट सर्व्स द पर्पस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में सरकार ये दिखाती है कि मेरे पास पिछले साल इतना पैसा आया और मैंने इस जगह पे खर्च किया। ठीक है। बजट प्रपोजल्स आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं बजट की। ठीक है। अ पॉपुलर डिबेट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द मीडिया अबाउट द बजट प्रपोजल्स। तो आपको पता है जब बजट आने वाला होता है तो टीवी चैनल में 5-10 बंदे बैठा के बहसें करते रहते हैं। ठीक है। Parliament also exercises control over the government बजट थ्रू वेरियस कमेटीज, जिसमें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आ जाती है, एस्टिमेट कमेटी आ जाती है, एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 कमेटियां आती हैं। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। तो जब भी पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो सबके आगे बहसम बसाई होती है कि हम ये करना चाहते हैं और इतनी इतनी हमारी आमदनी जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होगा, और पिछले साल हमने ऐसा ऐसा किया। तो बजट को 3 कमेटीज जो है काफी इंपॉर्टेंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है स्मॉल लेवल पे। ठीक है। हेंस बजट budget serves as a powerful weapon of financial control in respect of both collection of revenues and their disbursement। तो बजट एक पावरफुल वेपन है या टूल है जिसमें हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू के इतना इतना पैसा हमारे पास आएगा और इतना इतना पैसा सरकार खर्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। के रिसोर्सेज की अच्छे से एलोकेशन भी बजट के थ्रू ही की जा सकती है। बजटरी पॉलिसी can be used to allocate resources in accordance with the economic and social priorities of the economy। कि इकोनॉमी की जो प्रायोरिटी है, जो पहल है, उसके हिसाब से सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो बजट को एलोकेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है तो सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज दे देगी और टैक्सेस किसी और के ऊपर लगा के वहां से पैसे एग्रीकल्चर पे खर्च करेगी। अगर सरकार का मेन मकसद है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना शुरू कर सकती है सरकार। ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज वगैरह दे देगी। समझ की बात? द गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर थ्रू टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सरकार देखेगी कि फला गुड्स अगर बनेंगे ज्यादा तो पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छी बात होगी, तो सरकार क्या करेगी, उन कंपनियों को जो वो वाले गुड्स बनाते हैं उनको सब्सिडीज वगैरह दे देगी, और जिनको डिस्करेज करना चाहती है उनके ऊपर टैक्स लगा देगी। ठीक है। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ इट्स बजटरी पॉलिसीज। तो सरकार ऐसे कई काम करेगी जो बजटरी पॉलिसी के हिसाब से, कि जैसे मान लो सरकार चुन के आई और सरकार कहती थी मैं फलां जगह क्या कहते हैं एक मूर्ति बना दूंगी, या फिर फलां जगह पे मैं 4 लेन हाईवे बना दूंगी, या फिर किसी एक जगह पे मैं कम्युनिटी सेंटर बना दूंगी। ऐसा जो भी सरकार वादे करती है उस हिसाब से सरकार खर्चा करती है। ठीक है। अपनी जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार जो है बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सरकार कहे कि अगर इस बार हम चुन के आ गए तो हम ये फलां जगह टनल बना देंगे या अंडरपास बना देंगे जिससे लोगों को आसानी हो जाएगी, तो सरकार उस हिसाब से जो अपनी जो इलेक्शंस के टाइम पे वादे किए होते हैं या सरकार की जो पॉलिसी होती है जिस हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है उस हिसाब से सरकार बजट में शो करती है कि मैंने देखो अपनी पॉलिसियों को निभाया है। ठीक है। बाय डूइंग सो द गवर्नमेंट अफेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। तो जब सरकार इस तरीके के काम करती है तो सरकार रिसोर्सेज को, जो अनप्रोडक्टिव जगहें हैं वहां से पैसा निकाल के जो प्रोडक्टिव जगह है उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, तो रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट करती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सरकार का जो बजट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और हर एक कंट्री को बजट क्यों बनाना चाहिए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।
इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप का होता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और फिर गवर्नमेंट बजट हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स विच आर डिस्कस्ड एज अंडर या एज बिलो। नंबर 1, यूनियन बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अलग से एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि यूनियन बजट क्या होता है। द बजट इन इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे कंट्री में, तो इसमें डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं कि बजट हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या लोकल बॉडीज जैसे पंचायतें वगैरह, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच लेयर ऑफ द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स, passes and implements its own budget। ये जो हर एक लेयर है वो अलग अलग अपना बजट पास करती है और अपना बजट बनाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। यूनियन बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एज अ होल। तो यूनियन बजट एक ऐसा बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पूरे कंट्री के लिए बनाती है। ठीक है, इसमें सरकार डिस्कस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करती है कि आने वाले एक साल में हम इतना एक्सपेक्टेड खर्चा करेंगे और इतना एक्सपेक्टेड हमारे रेवेन्यू रहने वाला है, और पिछले साल हमने इतना खर्चा किया था और हमारा इतना रेवेन्यू था। टिल 2016 द बजट वाज प्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। 2016 तक जो है बजट 2 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था, नेमली रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। तो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था, रेल बजट जो कि बहुत बड़ा होता है और जनरल बजट। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था। रेलवेज बजट शोड द डिटेल्स of estimated receipts and proposed expenditures and disbursements of the railways only। तो रेलवे बजट में जो रेलवेज हैं उनका एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड आमदनी दिखाई जाती थी, और पिछले साल कितना खर्चा हुआ और कितनी आमदनी है वो चीज दिखाई जाती थी। ठीक है, द जनरल बजट showed the financial plan for the entire economy, describing in detail the estimated receipts and proposed expenditures for the economy as a whole। तो जो जनरल बजट होता था उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी में रेलवे को छोड़ के इतना एक्सपेक्टेड खर्चा, इतनी एक्सपेक्टेड आमदनी और पिछले साल कितना खर्चा कितना आमदनी है वो डिस्कस किया जाता था। ठीक है, द टोटल ऑफ द रिसीट्स and expenditures of the railways were incorporated in the budget statement of the government of India। अब क्या हुआ, अब इकट्ठे दोनों के दोनों जो हैं वो इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं और जितना भी एक्सपेक्टेड खर्चा है और एक्सपेक्टेड आमदनी है उनको एज अ होल डिस्कस किया जाता है। However, since the budget of 2018-19, the budgets have merged the railways budget with the जनरल बजट। तो अब ये जो जनरल बजट है और जो रेलवे बजट है वो इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट बजट। तो ये तो था यूनियन बजट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ठीक है, अब आ जाता है स्टेट बजट। स्टेट बजट मतलब जो स्टेट्स हैं इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनका स्टेट लेवल पे बजट को डिस्कस करना। ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पे एक स्टेट कितना एक्सपेक्टेड खर्चा करेगी, कितनी एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, और उस स्टेट ने पिछले साल कितना खर्चा किया और आमदनी, उसकी डिटेल। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में आपको पता है कि जैसे फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो यूनियन गवर्नमेंट कहलाई जाती है, और जो स्टेट्स हैं इनकी अलग जो है पावर्स हैं, और ये अपनी पावर्स के हिसाब से जो अपने लोकल स्टेट के लिए जो बजट बनाती हैं उसे स्टेट बजट कहा जाता है। Therefore, every state government in India prepares its own budget। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना खुद का अलग से बजट बनाती है। स्टेट बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड by the state, such as the budget of Delhi government, budget of तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं बजट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। समझ की बात। तो जो लोकल लेवल है उन पे भी जो स्टेट्स हैं वो बजट बनाती हैं कि अगले एक साल में हम इतना खर्चा करेंगे और इतनी आमदनी होगी, और पिछले साल हमने ये खर्चा किया था और इतना इतना आमदनी थी। सिमिलरली द लोकल बॉडीज such as municipal corporations, municipal committees and municipal boards also prepare their own budget। जैसे स्टेट बनाती है वैसे ये छोटी छोटी जो लोकल बॉडीज हैं ये भी बजट बनाती है। समझ की बात। थर्ड आ जाता है परफॉर्मेंस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी आ सकता है। सिंस 1975-76 all the central ministries and departments dealing with the development activities prepare performance budgets which are circulated
टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 1975-76 से जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करती हैं, वो परफॉर्मेंस बजट बना रही थी कि हम ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे और ये काम करेंगे, जो कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, these performance budgets present the main projects, programs and activities of the government in the light of specific या special objectives and assessment of various ईयर्स बजट एंड अचीवमेंट्स। तो इस परफॉर्मेंस बजट के अंदर क्या होता है, मेन प्रोजेक्ट्स क्या है सरकार के, मेन प्रोग्राम्स क्या है, सरकार क्या क्या एक्टिविटी करेगी, और थोड़ा सा लाइट डाली जाती है कि सरकार के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस हिसाब से सरकार प्रीवियस ईयर में ये कर चुकी है और आने वाले टाइम पे ये करेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। दे एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स, देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिजिकल टारगेट्स, अचीवमेंट्स, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल्स इफ एनी, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एटसेट्रा। तो इन बजट के अंदर ये जो परफॉर्मेंस बजट है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि सरकार का जो ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा, और फिजिकल टारगेट्स क्या हैं सरकार के, अचीवमेंट्स क्या हैं, और अगर अचीवमेंट्स पूरे नहीं हुए तो उसके रीजंस क्या क्या थे, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या क्या रही है। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस बजट में डिस्कस की जाती हैं। दस द परफॉर्मेंस बजट एम्स एट मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट्स अगेंस्ट द गिवन टारगेट्स। तो परफॉर्मेंस बजट में ये दिखाया जाता है कि मॉनिटर किया जाता है कि सरकार ने इतना जो है ये टारगेट रखा था, तो टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट कितनी की है, एक्चुअल अचीवमेंट और टारगेट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। मोर ओवर, performance budgets of various ministries or departments also contain statements of various public sector undertakings under the charge of respective ministries। तो जितना भी जो respective ministries हैं उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी होती हैं कि हर एक डिपार्टमेंट ये करना चाहता था और उसके हिसाब से इतना इतना किया है। ठीक है, these statements शो फिजिकल टारगेट्स। इन स्टेटमेंट्स में फिजिकल टारगेट्स दिए जाते हैं, कितना प्रोड्यूस करना चाहती थी और इतना प्रोड्यूस किया है। अचीवमेंट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आए एंड देयर यूटिलाइजेशन, उन पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ। रिटर्न्स ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की या कैपिटल एम्प्लॉय की सरकारी कंपनियों ने या सरकारी डिपार्टमेंट ने, जो पीएसयूज वगैरह हैं उसमें कितनी कैपिटल लगा के कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। डिटेल्स of installed and utilized capacity of various public sector undertakings, और पूरा का पूरा डिस्कस किया जाता है कि कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, डिपार्टमेंट्स की वगैरह वगैरह, सबके बारे में डिस्कस किया जाता है। द परफॉर्मेंस बजट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एलोकेशंस एंड फिजिकल अचीवमेंट्स बाय द कंसर्न डिस्बर्सिंग एजेंसी। तो जो भी कंसर्न एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है कि टारगेट ये रखा था और अचीवमेंट ये की है, तो सही रही है, गलत रही है, शॉर्टफॉल क्यों है, प्रॉपर रीजंस दिए जाते हैं। ठीक है, it also serves as an instrument of administrative and financial control in the implementation of various development programs। तो बेसिकली देखा जाए ये एक ऐसा औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल है सरकार का अपने काम के ऊपर। ठीक है, अगर अच्छा कंट्रोल होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस बजट अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर अच्छा कंट्रोल नहीं है तो फिर घाटे ही होंगे क्योंकि खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और आमदनी कम होगी। फोर्थ टाइप का बजट जो है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बजट एस्टिमेट्स ऑफ द कमिंग ईयर आर बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट्स विद रिगार्ड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जब भी हम बजट बनाते हैं फ्यूचर में एस्टिमेट्स देखते हैं कि भाई कमिंग ईयर में हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी आमदनी होगी, तो उसको किस बेस पे बनाते हैं हम, कुछ या जो सरकार बना रही है, कंसर्न जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बना रहा है, उसके दिमाग में कुछ फ्यूचर फोरकास्ट होता है, एक्सपेक्टेड कुछ चीजें होती है कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, उसी हिसाब से बजट बनाया जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फोरसी एंड प्रोवाइड for all emergencies such as war or natural calamities or political instability which may necessitate extra expenditure। तो हमेशा सरकार ये नहीं देख सकती कि आने वाले टाइम पे इस टाइम पे सुनामी आ जाएगी, इस टाइम पे वॉर आ जाएगी, इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी फ्यूचर इवेंट्स को तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको उसकी जो नेसेसिटी है वो अराइज होती है। इन दीज सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट मे फाइंड it necessary to present in parliament a supplementary budget to deal with such eventualities या events या इन externalities से डील करने के लिए सरकार पार्लियामेंट में
एक सप्लीमेंट्री बजट भी पेश करती है। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री बजट एक ऐसा बजट है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज या फिर कोई जंग लगी, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वॉर होगी, कुछ भी हो गया, उसको डील करने के लिए जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ बजट के और टॉपिक भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बजट क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डिमांड्स दैट द बजट मस्ट डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जो बजट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि जो भी हम खर्चा करते हैं रेवेन्यू अकाउंट पे या कैपिटल अकाउंट पे, वो अलग अलग तरीके से हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अब ये रेवेन्यू अकाउंट या जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होते हैं वो मैंने इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दें। रेवेन्यू अकाउंट कवर्स दोज आइटम्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर, while capital account covers those items which are of the nature of creating और रिड्यूसिंग द कैपिटल एसेट्स। तो बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट में वो सारी चीजें हो जाती हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं। रिकरिंग नेचर का सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो जिसपे एसेट्स और लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात, एसेट्स और लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम ये कह देते हैं कि कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उसको या तो क्रिएट करती हैं या रिड्यूस करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैं इसी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंगली द बजट इज नेसेसरीली प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो इस वजह से जो बजट है उसको दो मेन कंपोनेंट्स में जो है डिस्कस किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बना ली रेवेन्यू बजट की। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट क्या है? रेवेन्यू बजट shows revenue receipts of the government and the expenditures met from those revenue receipts। तो रेवेन्यू बजट हमें ये दिखाता है कि सरकार ने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट पे कितनी आमदनी कमाई और रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कितना किया। ठीक है, दस रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट में क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने और वीडियोस में भी इसको डिटेल में डिस्कस करना है, तो आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल दोज रिसीट्स विच आर नॉन रिडीमेबल। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो नॉन रिडीमेबल है, मतलब सरकार के पास पैसा आएगा बस वापस नहीं करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स की तरह नहीं है कि पैसा आए तो वापस करना पड़ा। समझ गई बात? तो बेसिकली इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। जैसे टैक्स वगैरह हो गया कि सरकार के पास आता है, सरकार को वापस थोड़ी ना करने पड़ते हैं वो पैसे। तो कोई भी ऐसा पैसा जो सरकार के पास आया और सरकार के जो एसेट्स हैं वो भी कम नहीं हुए और सरकार की जो लाइबिलिटी है वो भी नहीं चढ़ी। समझ गए बात? तो इसमें क्या क्या आ जाता है? दे क्रिएट नो लाइबिलिटीज, दैट इज विच इन्वॉल्व नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस और नो इन्वॉल्व और इन्वॉल्व नो सेल और रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं चढ़ा, मतलब सरकार ने कर्जा भी नहीं लिया और सरकार को ये जो पैसे आए ये मुफ्त में आए टैक्स वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, और अदर फॉर्म्स में भी आए और सरकार को अपना कोई एसेट भी नहीं बेचना पड़ा इस टाइप के पैसे को हासिल करने के लिए। रेवेन्यू रिसीट्स कंप्राइज tax revenue like income tax, excise duties, non-tax revenues like interest receipts, सरकार ने कोई कर्जा दिया उससे इंटरेस्ट आ गया, dividends and profits of the public sector enterprises and receipts from various services rendered by the government। तो सरकार ने कोई भी सर्विस दी उसके पीछे लोगों से पैसे ले लिए, टैक्स वगैरह आ गया, नॉन टैक्स रिसीट्स भी इसमें आ जाती हैं। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि इसमें क्या क्या आता है, वो मैं आपको इसके जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू अकाउंट में खर्चा कैसे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट डेट्स।
तो सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का वो खर्चा जिससे सरकार का कोई एसेट भी नहीं बढ़ता और सरकार की जो लायबिलिटी है वो भी कम नहीं होती, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। मतलब रेवेन्यू अकाउंट में एसेट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें सरकार के जो डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खर्चे हैं वो आ जाते हैं, और जो भी सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है जहां से लोन लिया हुआ वो पैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट तो दिया, प्रिंसिपल तो वहीं का वहीं है, तो लायबिलिटी तो कोई कम नहीं ना हुई। ठीक है। These expenditures neither create any physical or financial assets nor reduce any liability of the government। तो इन खर्चों से ना ही सरकार के कोई एसेट्स बनते हैं और ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी जो है उतरती है। ठीक है, लायबिलिटी भी कम नहीं होती। द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार खर्चा जो करती है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, या जो इंटरेस्ट पेमेंट देती है, अभी प्रिंसिपल तो वहीं खड़ा है तो इंटरेस्ट पेमेंट पे जो भी खर्चा होता है वो भी आ जाता है, सब्सिडीज पे भी आता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल बजट। तो ये कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट से उल्टा है। इसमें क्या है, एसेट लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। द कैपिटल बजट कंप्राइजेस कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिख दी कि कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स आती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। इट शोज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जो भी सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है, उसको हम किस तरीके से कैपिटल रिसीट से या कैपिटल के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उससे पूरा करते हैं। इट इज एन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब सरकार की वो आमदनी जो सरकार के या तो एसेट्स कम कर दे या सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दे। मतलब सरकार ने कर्जा ले लिया या अपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, उससे एसेट्स कम हो गए, और कर्जा ले लिया मतलब लायबिलिटी चढ़ गई। ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सच रिसीट्स आर बोरोइंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, दैट इज लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, borrowings from RBI and foreign loans, and repayment of loans and advances to the central bank by state governments and public sector enterprises, disinvestment proceeds from the sale of पब्लिक एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। तो इसमें मेन चीजें आ जाती हैं, जो सरकार किसी से भी कर्जा लेती है तो लायबिलिटी चढ़ गई। ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है कि सरकार जब भी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचती है तो सरकार के पास पैसा तो आ गया मगर एसेट्स तो कम हो गए ना। तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो सरकार के पास पैसा तो आ जाता है मगर सरकार के ऊपर या तो लायबिलिटी चढ़ गई या सरकार के एसेट्स कम हो गए। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? Capital expenditures are those expenditures of the government which lead to creation of physical and financial assets or reduction in the financial liability। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे हैं सरकार के जिसमें सरकार या तो अपने एसेट्स को क्रिएट करती है, एसेट्स को बढ़ाती है, या फिर अपनी लायबिलिटी को कम करती है, कर्जा रीपे कर देती है। समझ की बात। सच एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, शेयर्स, and in granting loans and advances to the state governments and public sector enterprises। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें सारे के सारे वो खर्चे आ जाएंगे जिससे सरकार के एसेट्स बढ़ रहे हैं या फिर सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। सरकार की लायबिलिटी कम कब होती है? जब भी सरकार अपना डेट रीपे कर देती है तो सरकार की जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो बजट रिसीट्स हैं इनको पूरा डिटेल में, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं, कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं, इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो सारा डिस्कस करूंगा। इसका हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसीट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रहा है बजट के अंदर वो कहाँ कहाँ से आ रहा है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बजट के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे जिसमें मैंने रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट को डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो रिसीट्स हैं, सरकार को जो बजट रिसीट्स आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है और कैसे कैसे आ रही है। ठीक है। पूरा जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजेस इट्स रेवेन्यू इन बजट थ्रू ए
रेवेन्यू रिसीट्स एंड बी कैपिटल रिसीट्स। तो जब भी सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार पैसा कहाँ से लेके आती है? सरकार को जो अपने खर्चे पूरे करने हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए वो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स से लेके आती है। उसके कौन कौन से सोर्सेज है, फर्दर इनमें क्या क्या आता है, वो पूरा इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस बोथ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर वन या ए, रेवेन्यू रिसीट्स। तो जैसा कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है उसका थोड़ा सा मीनिंग लिख देंगे। रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर शोन इन द रेवेन्यू बजट। जो भी रेवेन्यू बजट होता है उसके अंदर जो रेवेन्यू रिसीट्स का वो पार्ट आ जाता है जो सरकार को आमदनी आ रही है। दीज आर द रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और विच डू नॉट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिसीट्स, ये आमदनी वो सरकार की आमदनी है या वो इनकम है सरकार की जो ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही सरकार का एसेट रिड्यूस कराती है। ठीक है, मतलब सरकार को मुफ्त में पैसा आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू हेडिंग्स, नेमली रिसीट्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू एंड रिसीट्स फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है रिसीट्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। तो आपको पता है टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट जो देनी देनी है, समझ की बात, सरकार को विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। आपको बेनिफिट हो ना हो, आपने सरकार को टैक्स जमा कराना ही है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी भी कंट्री में चले जाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स ही होता है। अ टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज और पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार इंडिविजुअल्स पे भी लगाती है और कॉर्पोरेशंस पे भी लगाती है। द पर्सन्स हु आर टैक्स्ड टू who are taxed have to pay these taxes irrespective of any corresponding return of services or goods by the government। तो जिसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाएगी उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव के उसको सरकार की सर्विसेज से कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज द एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इन्वॉल्व्ड इन टैक्सेस। तो टैक्सेस और बाकी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में यही फर्क है कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो देनी ही देनी है अगर आप टैक्स की ब्रैकेट में आते हो तो। ठीक है, द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस इन द मैटर ऑफ पेइंग टैक्सेस। इंडिविजुअल्स को कोई चॉइस नहीं है, अगर आपकी इनकम उतनी है तो देनी पड़ेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इम्पोजेस 7 मेन टैक्सेस, नेमली पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, जीएसटी एंड इंटरेस्ट टैक्स। तो इस टाइप के जो टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आ जाता है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज जॉइंट हिंदू फैमिली अराइजिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है ये इंडिविजुअल्स के ऊपर या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर सॉरी लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि या तो हमने सैलरी कमाई है या हमें इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से या इनकम आ रही है बिजनेस से या इनकम आ रही है प्रोफेशन से, हमें किसी भी टाइप की इनकम आ रही है और हमें पर्सनली इंडिविजुअल्स के ऊपर जो टैक्स लगता है या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको पर्सनल इनकम टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। जैसा कि नाम है, कंपनियों के ऊपर लगता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनियों के प्रॉफिट्स के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर, आपको पता है ना क्या होता है, जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो इसका एक हिस्सा कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब सरकार को चला जाता है, एक हिस्सा वो डिविडेंड बांट देती है कंपनी और एक हिस्सा वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेती है जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। ठीक है सॉरी, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है उसे, ठीक है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनियों के प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, चाहे वो कंपनियां बाहर की हैं चाहे वो कंपनियां इंडिया की हैं, अगर इंडिया में काम कर रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है कस्टम ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टम ड्यूटीज आर टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज इंपोर्टेड फ्रॉम इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। बेसिकली इनको इंपोर्ट ड्यूटीज भी कहा जाता है, जो बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर जो चीजें, या फिर कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटीज के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाती है। जब भी हम कोई बाहर से सामान मंगाते हैं तो सरकार उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज करती है जिसको इंपोर्ट ड्यूटीज कहते हैं, या यहाँ से कोई सामान बाहर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार अगर टैक्स लगाती है, ड्यूटीज लगा देती है, उसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज कहा जाता है। तो उससे भी सरकार को पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। दीज ड्यूटीज आर लेविड और इम्पोज्ड
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। वो कमोडिटीज जो विद इन द कंट्री बनी है उनके ऊपर जब सरकार कोई ड्यूटी लगाती है तो उसे कस्टम ड्यूटी मतलब सेंट्रल यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। दीज ड्यूटीज आर कन्फाइंड मोस्टली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप की ड्यूटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पीपल सच एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स, टेलीफोन सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर्विस टैक्स बेसिकली इंडिया में तो अब जीएसटी लगने लग गया है। तो सर्विस टैक्स बेसिकली एक ऐसी मतलब सरकार का ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें सरकार क्या करती है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है कि तुम ऐसी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर ये फलां फलां टैक्स है, ठीक है। अब इंडिया में तो अब जीएसटी बन गया है, ठीक है ना, तो पहले ये होता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स which is levied in India on the sale of goods and services। तो जो भी goods and services के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, लेवी किया जाता है, उसको जीएसटी कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल लेवल विद अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स रेट इन द एंटायर कंट्री। तो सिंपल वर्ड्स में जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है, कंजम्पशन पे भी लगता है। ये एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है जो यूनिफॉर्म रहता है, पूरे के पूरे कंट्री में सेम रेट रहता है। जैसे बिस्किट के ऊपर जो टैक्स पंजाब में है वही उत्तर प्रदेश में है और वही किसी और जगह भी है, तो जीएसटी का रेट सेम रहता है, ठीक है। तो जीएसटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप कमेंट लिख देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कौन सा सोर्स आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट टैक्स। Interest tax is levied on the gross interest earned by the financial institutions such as commercial banks, financial companies, etc. etc. तो बेसिकली इंटरेस्ट टैक्स वो टैक्स है जो ग्रॉस इंटरेस्ट कंपनियां कमाती हैं उसके ऊपर जो सरकार उनके ऊपर टैक्स लगाती है उसे इंटरेस्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। कई कंट्रीज में ये होता है, कई कंट्रीज में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेस थे जो टैक्स रेवेन्यू के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिसीट्स फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के कौन कौन सी रिसीट्स हैं? बिसाइड्स टैक्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिकली टैक्स रेवेन्यू के अलावा भी अदर सोर्सेज भी हैं रेवेन्यू के जिनको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्सेज या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर एज अंडर। नंबर 1 इंटरेस्ट रिसीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रिसीट्स जो सरकार के पास आती हैं वो भी सरकार ने कहीं पैसे रखे हुए या किसी को पैसे दिए हुए कर्जे पे, वहां से तो इंटरेस्ट आता ही आता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोन्स प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी, या रेलवेज को या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी होगी उनको लोन्स देती है। अकॉर्डिंगली इट गेट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज लोन्स। तो ये जो लोन्स दिए हुए हैं उनसे इंटरेस्ट लेती है, तो वो भी सरकार का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट comprises profits of the public sector companies like BHEL, Oil India Limited, and profits of the financial institutions like nationalized banks and life insurance corporation of India, etc. etc. तो डिविडेंड मतलब सरकार जो भी, सरकार ने जितनी भी कंपनियां खोली हुई है उससे जो भी क्या कहते हैं प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं तो वो भी तो सरकार की आमदनी हुई, वो उससे डिविडेंड ले लेगी या प्रॉफिट ले लेगी या कुछ भी आप कह सकते हो, वो भी तो सरकार की आमदनी हुई ना। थर्ड आ जाता है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें उसके बदले भी तो मतलब थोड़ा बहुत चार्ज करती है, ठीक है। द गवर्नमेंट अर्न्स इनकम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हमें कई टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मान लो आप अस्पताल में गए, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे नॉमिनल सी फी चार्ज कर ली जाएगी आपको, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, दैट इज फिजिकल सर्विसेज। जो भी आप करेंसी की सर्कुलेशन करके प्रॉफिट्स कमाते हो, ठीक है, सरकार भी करती है। जैसे मान लो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सरकार क्या करती है, आरबीआई जो है डॉलर महंगे या सस्ते करने के चक्कर में, मतलब मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करने के चक्कर में डॉलर बेचती भी है, खरीदती भी है,
ठीक है, उससे भी उसकी कमाई हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिसीट्स फ्रॉम कमर्शियल सर्विसेज ऑफ दूरदर्शन, जो सोशल सर्विसेज हैं, बेसिकली दूरदर्शन चैनल जो DD1 DD2 वगैरह जो गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं उससे जो कमाई होती है वो आ जाती है इसमें। रिसीट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, रोड एंड ब्रिजेस जिसको इकोनॉमिक सर्विसेज कहा गया, एंड रिसीट्स फ्रॉम फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पेनल्टीज जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहा गया। तो सरकार ने रोड बनाई या कुछ बनाई, उससे उसको ठेके पे दे दिया किसी कंपनी को, उससे लमसम पैसा ले लिया और फिर उन्होंने टोल टोल प्लाजा लगा दिया वहां पे, समझ गई बात। तो कोई बच्चा कह रहा था ये टोल टैक्स कोई टैक्स होता है, मैंने कहा नहीं, टोल टैक्स कोई टैक्स नहीं होता। तो टोल टैक्स बेसिकली इसको टैक्स कहना ही नहीं चाहिए, इसको टोल प्लाजा कहना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो वो होता है जो हर एक को कंपलसरी है, मगर जो कई बंदे तो निकल रहे हैं उनको कंपलसरी नहीं है, समझ की बात। जो डिफेंस वगैरह के हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह, उससे लेते नहीं है, मोर ओवर टू व्हीलर वाले से नहीं लेते, समझ की बात। तो इसमें फाइन्स भी आ जाते हैं, सरकार चालान वगैरह काटती है, पेनल्टीज लगाती है, कोई कोर्ट ने फाइन लगा दिया किसी बंदे के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम दीज सर्विसेज is of the nature of commercial revenue because it is received by the government as price for specific services or goods supplied by it, like railway services, post and telegraph services, and sale of drugs, steel, watches, ऑयल एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो सरकार जब भी अपनी कोई सर्विसेज बेचती है, उससे जो भी पैसा कमाती है वो कमर्शियल रेवेन्यू माना जाता है सरकार का, क्योंकि सरकार कोई ना कोई अपनी सर्विस बेच रही है ना, सर्विस या गुड बेच रही है, उससे पैसा कमा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट इन एड्स। सरकार को एड भी तो आती है बाहर से, वो भी तो सरकार की आमदनी बना रही है। Grant in aids and gifts are voluntary contributions made by the individuals, private organizations, and foreign governments to the government for specific purposes such as relief fund or defense fund, etc. etc. तो जब भी हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई और कंट्री भी हमारी मदद कर देती है, एड दे देती है, फॉरेन एड कह देते हैं उसे। विद इन द कंट्री भी कंपनीज या इंडिविजुअल्स जो है कर देते हैं हेल्प गवर्नमेंट की। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो उसके अंदर जब कोरोना आया था तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने काफी पैसा डोनेट किया था, फॉरेन गवर्नमेंट्स ने भी काफी पैसा डोनेट किया था, तो ग्रांट इन एड उसको कहा जाता है। तो ये ग्रांट इन एड से सरकार की आमदनी तो बन गई, ठीक है, और वापस करने नहीं है पैसे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रांट इन एड इन कैश फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। तो जो बाहर से एड्स वगैरह, मतलब एड्स मतलब हेल्प, एड्स मतलब एक से ज्यादा एड होगी ना, तो एड वगैरह जो बाहर से फॉरेन हेल्प आती है वो भी इसमें आ जाती है सारी की सारी, ठीक है। तो ये तो था रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो सरकार के पास पैसे तो आ गए मगर सरकार को वापस नहीं करने, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी, ठीक है। अब आ जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब सरकार के पास पैसे तो आए मगर सरकार के या तो एसेट्स कम हो गए या सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है वो डिस्कस करते हैं। When the government raises funds either by incurring a liability or by reducing assets, it is called capital receipts। तो जब भी सरकार के पास अपने फंड्स आ जाते हैं, पैसा आ जाता है, मगर या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई या सरकार के एसेट्स कम हो गए, तभी उसे कैपिटल रिसीट्स के अंडर इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटल रिसीट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। नंबर 1, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। The receipts under this heading relate to the recoveries of loans and advances made by the central government to state and union territories, जो भी UTs वगैरह आती हैं, foreign governments, public sector enterprises, financial institutions, cooperative societies, प्राइवेट कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी सरकार इन सबको लोन देती है, लोन्स एंड एडवांसेस देती है, उसके बदले जब उसको पैसा मिल जाता है, रिकवरी करनी होती है, तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स में डालते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इट इज कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार इनको खड़े पैर लोन दे देती है और जब रिकवरी करनी होती है तो कई बार पूरे पैसे भी नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम जो है कैपिटल रिसीट्स में डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट लोन्स। जब भी कोई भी कंट्री मार्केट से लोन उठाती है, सरकार मार्केट से लोन उठाती है, तो पैसा तो आ गया मगर लायबिलिटी भी चढ़ गई ना, ठीक है। मार्केट लोन्स आर द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से जो भी मार्केट से जो भी लोन्स वगैरह उठाए, ठीक है, सरकार ने, वो भी सरकार ने उठा तो लिया लोन, पैसे तो आ गए मगर लायबिलिटी तो चढ़ गई ना। दीज लोन्स आर फ्लोटेड
बाय द गवर्नमेंट इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। तो ये मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से सरकार लोन्स रेज कर सकती है, जिससे सरकार के लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल डिपॉजिट्स। दीज रिलेट टू इन्वेस्टमेंट विद द गवर्नमेंट बाय नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुटी फंड्स, ग्रेचुटी फंड्स एंड फंड्स ऑफ LIC एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार कोई स्पेशल डिपॉजिट्स को एनकरेज कर रही है, जैसे सरकार के पास लोग पैसे जमा कराने आ रहे हैं, कंपनियां पैसे जमा कराने आ रही हैं, तो सरकार पैसे तो ले रही है मगर लायबिलिटी भी तो चढ़ रही है ना, वापस भी तो करने हैं ना। नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स कंसिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंदिरा विकास पत्र एंड ऐसी ऐसी चीजें जिससे सरकार इनकरेज करती है कि मेरे पास आके पैसे जमा कराओ। तो जब सरकार के पास हम पैसे जमा कराएंगे तो सरकार को पैसे तो आगे, मगर सरकार के ऊपर लायबिलिटी भी तो चढ़ गई ना, कल को वापस भी तो करने हैं ये पैसे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविडेंट फंड्स। रिसीट्स अंडर दिस हेड या हेडिंग रिलेट टू द स्टेट प्रोविडेंट फंड्स एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, जो सरकार के वहां जमा कराते हैं लोग, जो सैलरी से कट होके प्रोविडेंट फंड में पैसा चले जाता है। सरकार के पास पैसा तो आ जाता है खर्चने के लिए, मगर सरकार को जब बंदा रिटायर होगा तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, लायबिलिटीज भी तो चढ़ गई। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैटेगरी शोज लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा। तो जब भी सरकार बाहर से लोन वगैरह लेती है तो पैसा तो आ जाता है सरकार के पास, मगर लायबिलिटी तो चढ़ गई ना, ठीक है, क्योंकि कल को वापस करने। तो नेक्स्ट आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। जब भी सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेचती है, सरकार अपनी कंपनियों को बेचती है, तो पैसा तो सरकार के पास तब भी आ जाता है, मगर सरकार की जो एसेट्स हैं वो तो कम हो गए ना। तो इसमें क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी या पूरी कंपनी बेच देगी, ठीक है। फंड्स रेज्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट रिलेट टू फंड्स obtained by selling the shares of public sector enterprises to the private sector। तो जब भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही होती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, कि अपने हिस्सेदारी बेच दी या पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, जैसे सरकार के पास पैसे तो आ गए मगर एसेट्स कम हो गए। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो सरकार के पास आमदनी तो आ गई मगर एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। मगर दूसरी तरफ जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसमें मैंने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें सरकार के एसेट्स भी कम हो जाएंगे और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और सरकार के पास पैसा तो आया मगर एसेट्स कम हो गए और लायबिलिटी बढ़ गई। समझ की बात। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बजट एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर के अंदर जो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी कंपोनेंट्स ऑफ जो बजट रिसीट्स है उसमें कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, वो डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो सरकार के खर्चे हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बजट के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं। तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो ही समझ आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स और हेडिंग्स। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम मेनली दो हेडिंग्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ईच ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स is subdivided into developmental and non-developmental expenditures। तो इनको हम फर्दर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बजट एक्सपेंडिचर है इसको एक तरफ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में पहले आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार ने खर्चा तो कर दिया मगर सरकार के एसेट्स भी नहीं बढ़े और सरकार की जो लायबिलिटी चढ़ी है वो भी कम नहीं हुई। समझ गई बात। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो सरकार का वो खर्चा जो सरकार का एसेट्स भी ना बढ़ाए और सरकार की जो लायबिलिटीज चढ़ी हुई है वो भी ना उतारे, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दीज एक्सपेंडिचर्स relate to normal functioning of the government departments and provision
ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसके अंदर सारे के सारे जो गवर्नमेंट के रोजमर्रा के काम है या डिपार्टमेंट्स के रोजमर्रा के काम है उसमें जो भी खर्चा होता है वो आ जाता है। द मेन एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स आर सैलरीज, जो सैलरीज देनी है सरकार ने, पेंशन्स देनी है या लोन्स लिए हुए तो इंटरेस्ट देने, या सब्सिडीज देनी है या ग्रांट्स वगैरह देनी है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर खर्चे जो भी हैं जो सरकार के, वो सारे खर्चे जो एसेट्स जो हैं वो भी नहीं कम कर रहे, और जो उल्टा बोल के मैं एसेट्स भी नहीं बढ़ा रहे और जो लायबिलिटी है वो भी कम नहीं कर रहे। ठीक है, these expenditures are incurred to maintain the general services of the government like defense, law and order, administration and जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एंड टू प्रोवाइड वेरियस सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की हेल्प करेंगे और पावर जनरेशन करेंगे या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन करेंगे। तो बेसिकली सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या इकोनॉमिक सर्विसेज को देने के लिए इस टाइप के खर्चे करती है। दे ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मार्केट लोन्स एंड एक्सटर्नल लोन्स। तो जो भी सरकार ने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं उसके पीछे जो वो देती है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ खर्चा। अगर प्रिंसिपल चुकाती तो लायबिलिटी कम होती ना, तो लायबिलिटी तो कम हुई नहीं। तो सेकंड इसमें आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सरकार का खर्चा जो सरकार का या तो एसेट बढ़ाए या लायबिलिटी कम करे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो खर्चे जो सरकार की लायबिलिटी कम करते हैं या एसेट्स क्रिएट करते हैं। दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। सरकार ने कोई एसेट्स वगैरह खरीद लिए, कोई लैंड या बिल्डिंग बना दी, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट्स खरीद ली, या परचेज ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन गिविंग लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दे दिए या यूनियन टेरिटरीज को लोन्स दे दिए। ठीक है, और फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लोन दे दिए, इस टाइप के खर्चे। ठीक है, तो उससे क्या है, सरकार को पैसा तो आता ही है ना विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक एंटरप्राइजेस को, मतलब सरकारी कंपनियों को लोन दे दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये नॉन रेकरिंग टाइप होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज which are directly related to economic and social development of the country are called development expenditures। सरकार के वो खर्चे जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें देश के अंदर या कंट्री के अंदर, उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, या एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह के ऊपर, दे आर रिगार्डेड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो इंक्लूड्स लोन्स एंड ग्रांट इन एड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी यूनियन टेरिटरीज को या स्टेट्स को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए लोन्स वगैरह देती है, उसको भी हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो खर्चा तो कर दिया सरकार ने मगर उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल जनरल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें वो खर्चा आ जाता है जो डेवलपमेंट तो करता नहीं है मगर सरकार के वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ जनरल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार जितनी भी जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके ऊपर जो खर्चा करती है उसको हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, pensions and other types of retirement benefits etc. are some of the examples of developmental expenditure। जो भी सरकार खर्चा करती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पे, लॉ एंड ऑर्डर चलाने पे, मेंटेन करने में, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स करती है, पेंशन वगैरह या रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है, वो सारे के सारे खर्चे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। It also includes loans and grants to state governments for non development purposes। तो जितने भी सरकार ग्रांट्स वगैरह देती है नॉन डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या डिस्कस करना है, जब भी आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिस्कस करो हमारे साथ कि जो बजट है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब बजट एक्सपेंडिचर के या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपने मीनिंग वगैरह देना है। ठीक है, कि क्या होता है, उसके बाद आपने ये फ्लो चार्ट सा बना देना है,
फिर आपने बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर आपने बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। और बाद में आपने डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर देना है। अब आप दिमाग से सोचें, अगर आप नंबर वाइज ये सारा का सारा लिखेंगे तो आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे? आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेडिंग्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। अगर आप बीच बीच में मतलब वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो काफी वाइटल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बैलेंस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है और सरप्लस बजट क्या है, इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वी मे क्लासिफाई द बजट एज नंबर 1 बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। जब सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी बराबर होती है तो इसको बैलेंस बजट कहा जाता है। तो जब भी बैलेंस बजट होता है तो गवर्नमेंट की रिसीट्स मतलब सरकार की आमदनी मतलब इनकम्स और सरकार के जो खर्चे हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट का मतलब ही लॉस हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको डेफिसिट कहेंगे, कईयों को आदत होती है इसको डेफिसिट कहने की, ठीक है। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, किसकी सही है किसकी गलत है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो डेफिसिट बजट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रिसीट्स द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है जब सरकार की जो इनकम है, जो आमदनी है सरकार की वो कम हो गई और सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो गया। इस सिचुएशन को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। और तीसरा आ जाता है सरप्लस बजट, मतलब सरकार का खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा है, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट receipts are more than government expenditures या expenditure we call it a surplus budget। तो सरप्लस बजट तब होता है जब सरकार के जो रिसीट्स हैं, रेवेन्यू है या फिर इनकम है या आमदनी है वो ज्यादा हुई और खर्चा कम हो गया, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मेनली बजट है। There was a time when budget surplus was regarded as an index of good budget। एक ऐसा टाइम भी था जिसमें सरकार अगर सरप्लस बजट रखती है तो वो अच्छा माना जाता था, ठीक है। वो भी कोई टाइम था, मगर जब से केनीजियन थ्योरी आई है वो ये कहती है कि भाई सरकार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सरकार खर्चा करेगी तभी तो देश की तरक्की होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। However, in a modern economy, budget deficit has become order of the day। तो आजकल की इकोनॉमी में बजट डेफिसिट को अच्छा माना जाता है। द नेचर ऑफ बजट सरप्लस द नेचर ऑफ बजट दैट इज सरप्लस और डेफिसिट हैज एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बजट होगा, ये डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, ठीक है, ये काफी असर डालता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होंगी इकोनॉमी में, ठीक है। अ सरप्लस बजट इंप्लाइज दैट लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर मोर देन इंजेक्शंस। अगर सरप्लस बजट होगा तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी से ज्यादा पैसा निकल गया और इकोनॉमी में जो कम पैसा आया, ठीक है, इंजेक्शंस जो है कम हुए और लीकेजेस ज्यादा हो गई। अब लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब भी सरप्लस बजट होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सरकार खर्चा तो कर नहीं रही, पैसा इकोनॉमी में आ नहीं रहा, समझ की बात। कॉन्सिक्वेंटली द सरप्लस बजट रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब सरकार इकोनॉमी में इन्फ्यूज नहीं करेगी पैसा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और डेफिशिएंसी भी इकोनॉमी में आ सकती है। एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी, जिसको डेफिशिएंट डिमांड भी कहा जाता है, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड कुछ भी आप कह सकते हो। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ सरप्लस बजट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो उस टाइम पे सजेस्ट किया जाता है कि एक्सेस डिमांड हो या इन्फ्लेशन हो, उस टाइम पे सजेस्ट किया जाता है कि सरकार को सरप्लस बजट रखना चाहिए और मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बट अगर दूसरी तरफ चलें, on the other hand, a deficit budget means that the injections in the circular flow of income are more than the leakages। तो जितना पैसा इकोनॉमी में जा रहा है वो ज्यादा है और जो इकोनॉमी से पैसा निकल रहा है वो कम है, ठीक है। तो सरप्लस बजट का मतलब था कि
कि सरकार के पास कुछ ना कुछ सरप्लस बच रहा है, सरकार की जो आमदनी है वो ज्यादा और खर्चा कम कर रही है। यहाँ पे डेफिसिट बजट का मतलब बन जाता है कि सरकार का खर्चा ज्यादा है और सरकार की जो इनकम है वो कम है। द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब भी सरकार डेफिसिट बजट लेके जाएगी, सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे और रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो या रिसीट्स कम हो जाएंगी, तो इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल बढ़ सकता है, मतलब डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है तो वहां पे केन्स ने कहा था कि भाई हमें डेफिसिट बजट ही फॉलो करना चाहिए। दिस लीड्स टू एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। तो इससे इनकम एम्प्लॉयमेंट काफी इंक्रीज हो जाती है। द डेफिसिट बजट इज देयरफॉर a good policy to tackle the problem of recession arising due to deficient demand। तो जब भी deficient demand हो या recession हो या depression हो, तो ये वाली अगर हम पॉलिसी को अपनाते हैं डेफिसिट बजट वाली, तो ये काफी कामयाब रहती है। बैलेंस बजट may be neutral in the sense that it leads to neither expansion nor contraction in the level of economic activity। जो तीसरा पार्ट मैंने बताया था, जो सबसे पहले बताया था बैलेंस बजट, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे इकोनॉमी ना ही कॉन्ट्रैक्ट होती है ना ही वो एक्सपैंड होती है, वैसी की वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रह जाती हैं। However, a change in the size of the balanced budget will lead to change in national income equal to change in the size of balanced budget। तो बैलेंस बजट में जब भी चेंजेस आएंगे तो उसी हिसाब से नेशनल इनकम में चेंजेस आ जाएंगे। अगर बैलेंस बजट को चेंज करके सरप्लस बजट में कर दिया तो हमारी नेशनल इनकम कम हो सकती है, अगर डेफिसिट बजट में कर दिया तो नेशनल इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी बढ़ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बजट डेफिसिट। तो चलिए शुरू करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट डेफिसिट सिंपल वर्ड्स में क्या है, जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम हो जाती है तो उसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। अगर आपको बजट डेफिसिट के ऊपर एक नोट लिखना आ जाता है 3 नंबर 6 नंबर का, तो जिस हिसाब से आपने लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बताऊं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रिसीट्स द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट, या बजट इज सेड टू बी डेफिसिट बजट। तो जब भी सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो उससे बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट कहा जाता है। तो आप ऐसे करके एक बॉक्स में लिख सकते हो कि डेफिसिट बजट इज इक्वल टू रिसीट्स जो है गवर्नमेंट की वो कम है और एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, in the past in the past 3 to 4 decades government spending has increased more than its receipts। जो पिछले 4-5 दशक जो हैं, जो पिछले 3-4 जो क्या कहते हैं डेकेड्स हैं, उसमें सरकार का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मेरे साथ कमेंट कर दें मुझे कि मुझे फला फला क्वेश्चन चाहिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सरकार के जो खर्चे हैं वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट बजट डेफिसिट्स एंड द गवर्नमेंट बोरिंग्स हैव इंक्रीज्ड शार्पली। तो जैसे जैसे सरकार का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के जो डेफिसिट्स हैं, घाटे हैं बजट में, वो भी बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की जो बोरोइंग्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ऑल्दो पॉलिटिशियंस रेगुलरली मेक फाइन स्पीचेस अबाउट द नीड to reduce deficit, cutting down spending or raising taxes so as to reduce deficit is not politically popular। सरकार हालांकि ये कहती रहती है कि हम अपने खर्चे कम मतलब अपने डेफिसिट्स को जो घाटे हैं वो कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, बट अगर सरकार ये अपना जो खर्चा है वो कम कर देगी तो वो पॉलिटिकली सही नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार खर्चा कम करेगी और खर्चा कम करके आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि बजट में बैलेंस आ जाए, वो तो हो नहीं सकता। समझ गई बात? तो सरकार जो है टैक्सेस को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि टैक्स बढ़ाए तो लोगों को पेन होगी, तो अगले साल वो अगले इलेक्शंस में वो सरकार ही नहीं आएगी। तो जो है अपने घाटे को रिड्यूस करने के लिए जो सरकारें हैं वो टैक्सेस को नहीं बढ़ाती, बेसिकली वो लोन्स वगैरह ले लेती हैं या फिर वो क्या करती हैं अपने एसेट्स को बेच के पूरा करने की कोशिश करती हैं। समझ की बात? इन एवरी बजट द गवर्नमेंट हैज बीन सेटिंग द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट, बट अचीविंग द टारगेट बाय रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट हैज बीन रेदर डिफिकल्ट। कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा ये बयान देती हैं कि हम अपने जो ये जो घाटे हैं
बजट के जो घाटे हैं, बजट डेफिसिट्स हैं, ये कम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टारगेट बनाते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, बजट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड बाय बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये जो घाटा होता है, ये पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, आरबीआई वगैरह से लोन भी ले लेती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों से लोन ले लेती है या कंट्रीज से लोन ले लेती है, जिससे फ्यूचर बर्डन हमारे सर पे पड़ जाता है। ठीक है, मतलब हमारे देश के ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स बर्डन बोथ ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। तो इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस, जो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, उनके ऊपर भी कर्जा पड़ जाता है और प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर भी काफी कर्जा पड़ जाता है। ठीक है, अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप चेक करके देखें कि हमारी सरकार ने कितना कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, बीट एनी पार्टी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। किस पार्टी के रूल में कितना कर्जा लिया गया और किस पार्टी के रूल में कम कर्जा लिया गया, ज्यादा कर्जा लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी सरकार कर्जे लेती है तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, द प्रेजेंट जनरेशन हैज टू शोल्डर द बर्डन ऑफ बजट डेफिसिट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस। जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको बजटरी डेफिसिट को झेलने के लिए हाई प्राइसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी सरकार अपना मतलब बजट में डेफिसिट करती है, मतलब खर्चा ज्यादा करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस राइज हो जाता है। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है, तो वो तो प्राइस राइज की फॉर्म में, इन्फ्लेशन की फॉर्म में जो ये जो है इसका जो मतलब जो नुकसान है वो झेलती है। ठीक है, हायर डेट ऑल्सो मीन्स दैट interest payments eat away a large part of government expenditure which could otherwise be used for providing various economic and social services to the public। अगर सरकार ने कर्जा ज्यादा लिया तो सरकार को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब सरकार अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो कर्जा ना लिया होता तो वो पैसे वो देश की तरक्की के ऊपर लगा सकती थी, समझ गए बात। तो वो पैसा खर्च हो जाता कर्जे वापस करने में, ठीक है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में। दिस डेफिसिट इज अ लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके ऊपर भी ये लाइबिलिटी पड़ जाती है कि कर्जा लिया है तो वापस तो करना ही है। टैक्सेस विल हैव टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर टू पे इंटरेस्ट ऑन द डेट एंड टू रीपे द डेट। तो अगर सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट देते रहना है या प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, सरकार को तो टैक्स ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशंस को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द बर्डन ऑफ द डेट ऑन फ्यूचर जनरेशंस। तो फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर यही जो ये जो डेट है इसका बर्डन यही रहता है, बोरोइंग्स का बर्डन यही रहता है कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। इट इज दिस विच मेक्स हर्बर्ट होवर टू कमेंट दैट ब्लेस्ड आर द यंग फॉर दे शेल इनहेरिट द नेशनल डेट। ठीक है, दस वी कैन रियली से अ पब्लिक डेट इज अ पब्लिक कर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उन मतलब कई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई वो लोग जो क्या कहते हैं जिनके ऊपर कर्जा नहीं होता वो ब्लेस्ड रहते हैं। और ये उन्होंने नेगेटिव वे में बात कर दी कि ब्लेस्ड आर द यंग फॉर दे शेल इनहेरिट द नेशनल डेट। तो ये कहते हैं मतलब हंसी मजाक के वे में कि भाई बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जो पैदा होते ही कर्जे में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। तो ये कहा गया कि जो पब्लिक डेट है वो एक पब्लिक कर्ज है, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ उसी के सर पे कर्जा इतना चढ़ गया, तो मतलब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फालतू के कर्जे चढ़ जाते हैं। उसको थोड़ा नेगेटिव वे में दिखाने के लिए हर्बर्ट ने ये बोला था। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल सा है कि अगर आपने रेवेन्यू अकाउंट में खर्चा ज्यादा कर दिया और रेवेन्यू अकाउंट में आपकी रिसीट्स कम है, तो जितना खर्चा आपने ज्यादा कर लिया उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने रेवेन्यू रिसीट्स में जो आपके पास पैसा आया वो था 100 रुपए और आपने खर्चा कर दिया 150 रुपए, तो जो भी आपका घाटा है वो -50 का है, उसी हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो अब रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या इंप्लीकेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो हम इंप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। ये गवर्नमेंट का करंट फाइनेंशियल स्टेटस हमें बताता है कि भाई सरकार की असल हैसियत क्या है, असल स्टेटस क्या है सरकार का। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट मींस डिस सेविंग्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, के जो गवर्नमेंट अकाउंट है उसमें सरकार काफी ज्यादा डिस सेविंग कर पा रही है, खर्चा ज्यादा हो जा रहा है सरकार का। ठीक है। इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स करंट इनकम। सरकार के पास जो अभी करंट इनकम आ पा रही है उससे सरकार कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। दिस implies that the resources have to be borrowed from other sector of the economy to cover the excess expenditure of the government। हमें ये दिखाता है कि सरकार को ये फालतू का खर्चा पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, सरकार को कर्जे लेने पड़ेंगे। ठीक है। दिस रिड्यूसेस द सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार अगर बाहर से कर्जे ले लेगी तो सरकार के पास बाहर से पैसा तो आ गया, मगर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी। दिस हैज यहाँ पे आना था, एंड दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब प्राइवेट सेक्टर ही काम नहीं करेगा, उसको पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो तो परेशान ही होगा ना। अब आप खुद सोचो। ठीक है। इससे पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर हिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हिल जाएगी। सेकेंड इंप्लीकेशन आ जाती है, हायर बोरिंग्स पुट प्रेशर्स ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जब भी बर्डन हमारे ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है कर्जे का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देना है ना कर्जे का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ जाती हैं, जिससे सरकार डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा और कम कर पाएगी। दिस फर्दर एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। तो सरकार को ज्यादा कर्जा लेती है, उसके बदले ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सरकार के खर्चे और बढ़ जाते हैं, तो और डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है। तो डेफिसिट के स्पाइरल में फंस जाती है सरकारें। दिस मे इम्पोज अनड्यू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज दे हैव टू बियर द पिंच ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन। तो सरकार ने कर्जा तो ले लिया, मगर फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर भी बर्डन चढ़ गया, क्योंकि किस्तें तो चलती रहेंगी ना, जो ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट्स है वो तो वापस करनी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिंस बोरोड फंड्स आर जनरली इनकर्ड टू फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, अ हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कॉजेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तो जब भी सरकार का हाई लेवल ऑफ डेफिसिट हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार या तो कर्जा लेती है, कर्जा लेती है बेसिकली, या बाहर से ले लेगी, विद इन द कंट्री ले लेगी, जिससे कि सरकार आरबीआई से भी कह सकती है कि भाई मुझे पैसे दे दो। आरबीआई नए नोट प्रिंट कर सकती है, नए नोट आएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, ये भी इसका एक इम्प्लीकेशन रहता है। तो prudent fiscal management demands that expenditure on revenue account remains less than the revenue receipts so that there is surplus in the revenue budget। तो एक अच्छी जो बजट की जो मैनेजमेंट है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, वो डिमांड करती है कि सरकार के खर्चे कंट्रोल में रहने चाहिए और सरकार की आमदनी खर्चों के आसपास रहनी चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जो जनरेशंस है उनके ऊपर बर्डन ना चढ़े और सरकार सरप्लस में रहे। ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है आपने, उसी हिसाब से मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो सिंपल वर्ड्स में फिस्कल डेफिसिट क्या है? सरकार का जो टोटल खर्चा है वो ज्यादा हो गया और टोटल आमदनी जो है वो कम होगी, मगर इसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड नहीं करते। ठीक है। मतलब जो भी आप बजटरी रिसीट्स की बात कर रहे हो उसमें बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहे, उसमें बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड है। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट देयरफॉर इज द मेजर ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर व्हाट मे बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट्स ओन इनकम। जो गवर्नमेंट की जो इनकम है उससे सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया है। तो गवर्नमेंट की इनकम में रेवेन्यू रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीट्स अंडर कैपिटल रिसीट्स, वो सारी की सारी आ जाएंगी, बट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, मतलब बोरिंग्स की बात हम इधर नहीं कर रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस। फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या है? जब भी फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसके क्या मतलब प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, fiscal deficit is the key indicator of the budgetary deficit in India. It is a comprehensive measure of fiscal imbalance in the economy। तो सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि जब भी किसी की कंट्री में, इंडिया हो कोई भी कंट्री हो, उसमें अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ है तो ये हमें दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर फिस्कल इम्बैलेंस है, मतलब खर्चे और आमदनी में बराबरी नहीं है। इट मेजर्स द टोटल रिसोर्स गैप
ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो टोटल रिसोर्स का गैप है, खर्चे और आमदनी के बीच में जो गैप है, उसको दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। सरकार अपने मीन्स मतलब अपनी जेब से ज्यादा खर्चा कर रही है, वो चीज ये दिखाता है। ठीक है। इट शोज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट of the government from all sources, that is market loans from the financial institutions, public borrowings under various small schemes, borrowings from RBI and external borrowings। तो ये हमें बताता है कि सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी सरकार कर्जे ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है सेविंग स्कीम्स चला चला के, या फिर आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है उनसे भी कर्जा ले सकती है। एक्सटर्नल बोरिंग्स भी कर सकती है, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी लोन्स ले सकती है। अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट implies a large amount of borrowing। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही ज्यादा बोरिंग्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड इम्प्लीकेशन आ जाती है, फिस्कल डेफिसिट हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट द डेफिसिट। सरकार को कर्जा लेना पड़ता है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। दिस इंक्रीजेस द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ लोन्स। तो जब भी सरकार कर्जा लेती है तो जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके ऊपर एक बर्डन पड़ जाता है कि उनको इंटरेस्ट के साथ साथ जो लोन है वो भी पूरा का पूरा रीपे करना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ जाता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि सरकार खर्चा तो कर रही है मगर सरकार के कोई एसेट नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही। तो जब इंटरेस्ट देना है तो सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकार की लायबिलिटी तो कम नहीं होती। ठीक है, और एसेट भी नहीं बढ़ता। दिस में इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट। इससे रेवेन्यू डेफिसिट फर्दर बढ़ जाता है। दिस में लीड टू मोर बोरिंग्स एंड मोर इंटरेस्ट पेमेंट्स। इससे पुराने कर्जे चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ जाता है, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मोर टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे ओल्ड लोन्स। तो सरकार अपनी किस्तें जो है इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी फर्दर कर्जा ले लेती है, या अपने पुराने कर्जे को पूरा करने के लिए भी फर्दर कर्जे ले लेती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज डेट ट्रैप। सरकार कर्जे के जाल में फंस जाती है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है तो फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है, हाई फिस्कल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार अगर कुछ ज्यादा ही फिस्कल डेफिसिट हाई कर रही है तो ये भी देखा जा सकता है कि सरकार फालतू खर्चा कर रही है। ठीक है, तो चेक करना पड़ता है कि सरकार के खर्चे कहीं फालतू तो नहीं हो रहे। फोर्थ पॉइंट, अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। सरकार इतना बड़ा खर्चा कर देगी, घाटे करेगी, उस घाटे को पूरे करने के लिए लोन्स लेगी, वो लोन का पैसा फिर खर्च करेगी इकोनॉमी में, या फिर नए नोट छापने को कहेगी सेंट्रल बैंक को। ठीक है, वो भी पैसे इकोनॉमी में लेके आएगी, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई तो आएगी ही आएगी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइमरी डेफिसिट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपको 3 मार्क्स या 1 मार्क में आता है तो सिर्फ 1 मार्क में तो आपको मीनिंग वगैरह लिखना है, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो ये पूरा का पूरा वीडियो लिख सकते हो 3 to 5 मार्क्स में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit and interest payments by the government on its borrowings। तो सिंपल वर्ड्स में, जितना भी सरकार को फिस्कल डेफिसिट हुआ और उस डेफिसिट के ऊपर सरकार ने जो बोरोइंग्स कर ली, उस बोरोइंग के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिस्कल डेफिसिट में से निकाल लें तो सरकार जो भी रकम आएगी उसे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बजट ऑफ 1993-94। तो 1993-94 में ये शुरू किया गया था। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो भी फिस्कल डेफिसिट हुआ है आपको माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द रियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एज इट एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन्स टेकन इन द पास्ट। अगर फिस्कल डेफिसिट मतलब करंट पोजीशन दिखा देती है, रियल पोजीशन दिखा देती है, अभी की पोजीशन क्या है, अगर हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने देने हैं वो निकाल लें तो अभी कितना घाटा हो रहा है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट काफी हेल्पफुल रहता है। इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। जो पुराने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है वो अगर एक बार के लिए साइड कर ले तो अभी फिर से फर्दर कितना कर्जा चाहिए सरकार को,
वो चीज प्राइमरी डेफिसिट दिखाता है। इट इज अ मेजर ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द वे गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये दिखाता है कि सरकार किस हिसाब से अपना करंट फाइनेंशियल अफेयर चला रही है, किस हिसाब से करंट काम कर रही है, कि सरकार हर बार बजट में नए नए कर्जे तो नहीं ले रही। समझ गए बात। तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट या रियल सिचुएशन को देखने के लिए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया। इंडिया में जो बजट पेश करने का प्रोसीजर और वो सारा का सारा क्या है प्रोसेस, वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और पूरा डिटेल में जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द बजटरी प्रोसेस in India involves four different operations, namely number one, preparation of the budget, number two, enactment and legislation of the budget, number three, execution of the budget, and number four, parliamentary control over finance। तो ये चारों के चारों चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑपरेशंस इज एज फॉलोज। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द एक्सरसाइज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बजट by the Ministry of Finance, Government of India starts in the month of September, usually to second week। तो बेसिकली जो सेकेंड वीक ऑफ एवरी ईयर में ये जो प्रोसेस है, प्रेपरेशन है, ये स्टार्ट हो जाती है। सितंबर के सेकेंड वीक से ही सारे डिपार्टमेंटों से बोलना शुरू कर देते हैं हमें अपना हिसाब किताब दे दो। ठीक है। देयर इज अ बजट डिवीजन of the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance for this purpose। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक अलग से जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, बजट डिवीजन है उसके अंदर। ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर जो बजट डिवीजन है वो ये काम करना शुरू कर देती है। ठीक है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर देयर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द फॉलोइंग ईयर and send these to the finance ministry या फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय नवंबर एंड। तो बेसिकली जितने भी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना खर्चे का एस्टिमेट भेज देते हैं और नवंबर एंड तक ये सारा का सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को डाटा चला जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंपाइल्स and coordinates the estimates of expenditure of different ministries and departments and prepares an estimate of outlay by mid December। फाइनेंस मिनिस्ट्री को जब ये डाटा चला जाता है वो अपनी एस्टिमेशंस लगाती है और कोऑर्डिनेशन वगैरह करती है वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से, और दिसंबर के मिड में वो सारा का सारा एस्टिमेट को प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स कंसल्टेशंस विद वेरियस चैम्बर्स, यूनियंस, फार्मर्स बॉडीज एटसेट्रा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के टाइम पे एक मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं, कंसल्टेशंस ली जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो वेरियस जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स जो हैं, फिक्की वगैरह हैं, या फिर जो यूनियंस हैं या फार्मर्स हैं, उनसे एक बार हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेती है कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं करने। ठीक है। estimates of plan outlay are scrutinized by the expenditure wing of the मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी एस्टिमेटेड खर्चा है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि ये खर्चा जेन्युइन है या नहीं है, उसको पूरे को स्क्रूटनाइज किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के खर्चे को। एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू आर प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू है कि आमदनी कहाँ कहाँ से आएगी, सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है वो प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है। इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल कितना हमारे पास पूरा का पूरा टैक्स आया उसके बेस पे एक एस्टिमेट कर देता है कि अगले साल हमारे पास ये टैक्स आएगा। ठीक है। द बजट प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री आर एग्जामिन्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर who has the power of making changes in them in consultation with the prime minister। तो जो भी प्रॉपर बजट बना होता है उसके ऊपर फाइनल यस और नो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने देनी होती है, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर चाहे तो उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है और चेंजेस करता है विद कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने हिसाब से बजट को बनाती है। कहने की बात ये है। टिल 2017 बजट पेपर्स वर प्रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ फरवरी। तो बजट पेपर्स जो हैं वो फरवरी के एंड में जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। बेसिकली बजट को प्रिपेयर कर लिया जाता था। ठीक है। हाउएवर दिस बजट एक्सरसाइज हैज नाउ बीन एडवांस्ड बाय अबाउट अ मंथ टू 1 फरवरी। तो पहले
फरवरी के एंड में जो है पूरा का पूरा बजट पेश किया जाता था, ऐसे वैसे किया जाता था। अब क्या है, 1 फरवरी को ही बजट पेश कर देते हैं। 2017 के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया है। बजट समरी इज सेंट टू प्राइम मिनिस्टर 2 days बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो बजट की एक समरी बना के फाइनेंस मिनिस्टर भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि एक बार गो थ्रू हो लो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्स समरी फॉर प्रेसिडेंट एंड president recommends it as per constitution a day before the presentation of the budget। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, प्रेसिडेंट एक दिन पहले उसको साइन सुन करके वापस भेज देते हैं, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ्स द कैबिनेट अबाउट द बजट शॉर्टली बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ करता है कैबिनेट को कि मैं ये करने वाला हूँ बजट में, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले एक बार वो कैबिनेट को भी बता देता है। तो ऑब्वियसली सेम पार्टी है तो बताएगी। द कैबिनेट अप्रूव्स द बजट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट है, उसी की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है। सेकंड जो स्टेप आ जाता है इसमें, एनेक्टमेंट ऑफ द बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द बजट इज प्रिपेयर्ड इट गोज टू द पार्लियामेंट फॉर एनेक्टमेंट और लेजिस्लेशन। तो इसको पास भी तो करना है, तो वो एनेक्टमेंट में चला जाता है। द बजट has to pass through the following stages in the parliament। तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं? ए स्टेज आ जाती है, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन लोकसभा। लोकसभा में वो बोलते हैं, ठीक है। ही और शी मेक्स हिज और हर बजट स्पीच इन द लोकसभा, ठीक है। पहले जो है वो ही और शी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तो हमारी जो है सीतारमन जी हैं और वो लेडी हैं, तो शी लगा सकते हैं। अगर ही हुआ तो ही, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं ना, मिनिस्टर तो चेंज होते रहते हैं, मगर यूट्यूब पे वीडियो तो रहेगी, इसलिए मैंने ही और शी लगा दिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली अ कॉपी ऑफ द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा बजट। प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बजट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स टू अनेबल देम टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द बजट। तो बजट की कॉपीज जो है वो दी जाएंगी हर एक पार्लियामेंट मेंबर्स को या एमपीज को दी जाएंगी, ताकि वो भी बजट के गो थ्रू हो लें, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बी पॉइंट आ जाता है, द फाइनेंस बिल इज प्रिपेयर्ड टू पार्लियामेंट इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। जैसे बजट को प्रेजेंट किया जाएगा उसके बाद ही इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के बाद एक फाइनेंस बिल तैयार किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। फाइनेंस बिल रिलेट्स टू प्रपोजल्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगी कि नए नए टैक्सेस कौन से लगाने हैं, या मॉडिफिकेशंस इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस, कि एग्जिस्टिंग टैक्सेस में मॉडिफिकेशन क्या करनी है, या कंटिन्यूएशन करनी है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्सेस में नेक्स्ट ईयर, वो सारा का सारा मतलब बताया जाएगा। सी पार्ट में आ जाता है इसमें, द प्रपोजल्स ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या किए जाएंगे, ठीक है, सरकार के थ्रू। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। तो इस वे में जो जनरल डिस्कशन होगी बजट में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि सरकार इतना खर्चा करेगी, इतनी आमदनी होगी, क्या क्या होगा। फिर आ जाता है डी पॉइंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट स्टेटमेंट। बजट स्टेटमेंट के साथ साथ अगर कोई ग्रांट्स वगैरह होगी वो भी डिस्कस की जाएगी। दीज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स शो द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड नीड टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा चाहिए, कितनी कितनी ग्रांट चाहिए, वो पेश की जाएगी और पार्लियामेंट में वो पास भी हो जाएगी, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने बनाया, रूलिंग गवर्नमेंट की तो पहले से मेजॉरिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ई पॉइंट, आफ्टर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय द पार्लियामेंट अप्रोप्रिएट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड कंसिडर्ड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बेसिकली जब पार्लियामेंट पास कर लेगी तो उसको एक अप्रोप्रिएट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि जो भी ग्रांट्स वगैरह है वो मतलब वोट हो गई है कि पार्लियामेंट ने मान ली है। द अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको अप्रोप्रिएट बिल मैंने ऊपर कहा था, प्रोवाइड्स दैट लीगल अथॉरिटी फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया व्हिच इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकारी खजाना जो है सरकार का, उससे वो पैसे निकाल लिए जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर द पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल द फाइनेंस बिल इज डिस्कस्ड एंड पास। तो अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल को डिस्कस किया जाएगा और पास किया जाएगा। इट इज एट दिस स्टेज that the members of parliament can move amendments in the budget proposals which the finance minister may accept or reject। तो इस टाइम पे जो बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं, और पार्लियामेंट में अगर जो रूलिंग पार्टी है उनको राय अच्छी लगती है
तो वो उसको मान भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ज्यादातर तो रिजेक्ट ही करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने करना है उनकी मर्जी चलेगी ना, जो रूलिंग पार्टी होती है। द बजट इज पास्ड व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास। तो जब भी ये बिल पास हो जाता है तो बजट को पास माना जाता है। नेक्स्ट जी पॉइंट आ जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल आर सेंट टू राज्यसभा। उसके बाद ये दोनों बिल्स को राज्यसभा भेज दिया जाता है। द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू सेंड बैक these bills to the Lok Sabha within 14 days with or without same amendments। तो without some amendments, तो बेसिकली वो 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को लोकसभा में वापस भेजना है, कुछ अमेंडमेंट करें या ना करें। अब अमेंडमेंट माननी नहीं माननी वो जो है वो लोकसभा का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाउएवर इट इज अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज अमेंडमेंट्स। तो लोकसभा मतलब रूलिंग पार्टी जो लोकसभा में बैठी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा की जो अमेंडमेंट्स है उनको माननी है या नहीं माननी। नेक्स्ट आ जाता है एच पॉइंट, फाइनेंस बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। उसकी मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट की तरफ भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। द बिल बिकम्स द स्टैट्यूट आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट। जब प्रेसिडेंट का साइन लग गया, ठप्पा लग गया, तो ये एक स्टैट्यूट बन गया, ये एक कानून बन गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द बिल। प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो इस बिल को रिजेक्ट करे। दिस एक्सरसाइज इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाय लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक है। तो आई पॉइंट आ जाता है इसमें, वोट ऑन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नंबर में अलग से भी आ जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ रुपी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। सरकार पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। द डिस्कशन ऑन बजट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही बजट पेश करता है उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। पार्लियामेंट डिस्कसेस द वेरियस बजटरी प्रोविजंस एंड प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन। पार्लियामेंट में सारी डिस्कशन चलती है कि बजट की क्या प्रोविजंस होंगी, क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगेंगे, वगैरह वगैरह। जनरली इन पास्ट Parliament was not able to vote and pass the entire budget before commencement of the new financial year starting on 1 अप्रैल। तो पुराने जमाने में सरकार पहले बजट पास नहीं करवा पाती थी, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू करवाती थी और 1 अप्रैल पे ही बहस बसाई करके शुरू करवा पाती थी। However, the government needed to have enough funds at its disposal in order to run the administration of the country। तो सरकार के पास उतने पैसे तो होने चाहिए ना कि जब तक बजट पास नहीं होता तब तक खर्चा तो चला पाए, ठीक है। A special provision was therefore made for vote on account by which the government obtained some sanction of parliament for a sum sufficient to incur expenditure on various items till the budget was finally passed in the parliament। तो सरकार ने क्या किया, वोट ऑन अकाउंट के तहत सरकार ने उतनी सैंक्शन, बजट को सैंक्शन करवा लिया जितना जब तक बजट पास नहीं होता तब तक का जो खर्चा है वो तो निकल सके। दिस सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट for the withdrawal of money by the government from consolidated fund of India to meet its expenses till the budget is finally approved was known as vote on account। तो जब तक सरकार का बजट पूरा का पूरा पास नहीं हो जाता तब तक के खर्चे निकालने के लिए सरकार जो भी कंसोलिडेटेड फंड या सरकारी खजाने से पैसा जो सैंक्शन करा के बैठी होती है उसी को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर में थर्ड पार्ट आ जाता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। वंस द finance and appropriation bills are passed, execution of the budget starts। तो जैसे ये फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा बजट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। The executive departments get a green signal to collect revenue and spend money on approved schemes। तो जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई यहाँ से रेवेन्यू उठाओ और यहाँ स्कीमों पे पैसे लगाओ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेन मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू ड्रॉ द नेसेसरी अमाउंट टू स्पेंड देम। तो बेसिकली जो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, अब उनको जब वो पैसा आ जाएगा तो उनको खर्च भी तो करना है ना, जो वेरियस स्कीम्स या जो भी प्लान्स बनाए सरकार ने। फॉर दिस पर्पज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एक्ट्स एज अ चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो जो भी उस कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होगा, वही पूरा अपने रेख देख में खर्चा करेगा और आमदनी इकट्ठी करेगा, ठीक है। द सेक्रेटरी functions with the assistance and advice of the finance advisor to the ministry or department in the matter of distribution of budget allocations among the various sections of the ministry, arranging payments and compiling accounts। तो बेसिकली जो सेक्रेटरी है इसमें वो असिस्टेंस या एडवाइस ले सकता है, जो भी फाइनेंस एडवाइजर है उस
पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कि कहाँ कहाँ पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा खर्च वगैरह करना है और पैसा अरेंज कैसे करना है, वो पूरा का पूरा अकाउंट्स को कंपाइल करेगा। Thus, there is a departmentalized system of payments and accounts. तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का सिस्टम चलता है यहाँ पे। The accounts of various ministries and departments are prepared as as per the laid down procedures in this regard. तो जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस है उन्हीं को प्रॉपर फॉलो किया जाता है। These accounts are audited by the CAG, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है इंडिया का। तो वो पूरा का पूरा हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के खर्चे का और आमदनी का हिसाब किताब रखता है कि कहीं बेईमानी तो नहीं हुई। Thus, the audit department scrutinizes the expenditure incurred by different ministries and departments so as to ensure that expenditure is incurred properly. तो CAG उनकी जो भी है ऑडिट वगैरह करता है ये देखने के लिए कि कोई घपला वगैरह, कोई बेईमानी तो नहीं हुई, कोई एम्बेजलमेंट वगैरह तो नहीं हुई, वो पूरा हिसाब रखता है। एंड लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द बजट और द फाइनेंसेस एट वेरियस स्टेजेस। तो जो भी बजट की स्टेजेस होती हैं उसके अंदर पार्लियामेंट पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। फर्स्टली, पार्लियामेंट ऑथोराइजेस द गवर्नमेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड स्पेंड मनी बाय पासिंग द फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल। तो शुरुआत में फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल पास करके वो पूरा का पूरा खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब रखता है। दस, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस द अथॉरिटी ऑफ सैंक्शनिंग अप्रोप्रिएशंस। जो भी अप्रोप्रिएशंस है उसको सैंक्शन करने की पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है। Secondly, Parliament has the authority of ensuring that the money has been spent for the purpose approved by it, कि जिस काम के लिए पैसा अप्रूव किया गया था वहीं पे खर्च हो रहा है कि नहीं, वो पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। For this purpose, Parliament constitutes its three financial committees, that is the Public Account Committee, द एस्टीमेट कमेटी एंड द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये तीन कमेटीज बनाई जाती हैं जिनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तीन कमेटीज बना के पार्लियामेंट देख रेख करती है कि भाई जहां पे पैसे खर्च होने थे वहां पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटनाइजेस द अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय CAG to see that money has been disbursed for the purpose for which it has been sanctioned and the expenditure confirms the authority which governs it। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो ये देखती है कि भाई जो भी सरकारी खजाने से पैसा आया था, जो CAG की रिपोर्ट कहती है कि उसी हिसाब से खर्च हुए हैं कि नहीं हुए, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। द कमेटी लुक्स इनटू excess expenditure incurred by the irregularities committed by various ministers और departments। देखेगी कि कितना खर्चा फालतू हो गया, जो मतलब इनको दिया गया था पैसा उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, उससे कितना फालतू पैसा खर्च हुआ है। द कमेटी prepares its reports and submits it to the parliament। तो ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट बनाती है और पार्लियामेंट को पेश कर देती है, वहां मतलब जमा करा देती है डिस्कशंस के लिए। इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट ने एफिशिएंटली काम किया है कि नहीं किया। द एस्टीमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड सो एज टू इंश्योर दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन अ जुडिशियस मैनर। तो एस्टीमेट कमेटी देखती है कि जो सरकारी खर्चा वो जुडिशियस तरीके से, कहीं बेईमानी से पैसा गोलमोल तो नहीं कर लिया किसी ने। इट एग्जामिन्स द एस्टीमेट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज प्रेजेंटेड टू द हाउस, reviews the performance of the public expenditure in various fields and suggests improvements in the matter of efficiency and reforms and alternative policies। तो सिंपल वर्ड्स में ये देखती है कि सरकारी पैसा इधर उधर फालतू की जगह तो नहीं लग गया, और अगर उसको अच्छे तरीके से यूज करना है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, पैसे के यूज की, ये देखती है पूरा का पूरा। नेक्स्ट आ जाती है द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज इंटरेस्टेड with the responsibility of scrutinizing the reports and accounts of the public undertakings and the reports of the CAG on such undertakings and suggests improvement in the organization and management of such undertakings। तो बेसिकली जो भी CAG की रिपोर्ट आई हुई है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर, उसको देखती है कि जो सरकारी कंपनियां उसने जरूरत से ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर लिए, जितने उनको दिए थे, जितने उनको मतलब सरकारी खजाने के से निकालने की परमिशन थी, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया कि नहीं किया, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे मैनेजमेंट को चेंज करें और किस तरीके से इंप्रूवमेंट लेके आए। द कमेटी लुक्स इनटू इररेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट इन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ CAG। तो CAG के जो रिपोर्ट्स हैं कि CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब वो रिपोर्ट देता है कि फलां जगह पे बेईमानी हुई है, फलां जगह पे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ज्यादा पैसा खर्च हो गया, वहां कम होना था, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो इररेगुलरिटीज हैं उसको गो थ्रू किया जाता है इस जो है इस कमेटी में। इट ऑल्सो एग्जामिन्स सच मैटर्स विच आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट बाय पार्लियामेंट।
तो कई मैटर्स जो हैं इस कमेटी को पार्लियामेंट स्पेसिफिकली रेफर करती है, वो सारे मैटर भी ये कमेटी देखती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है बजटरी प्रोसेस था हमारे कंट्री में, इस हिसाब से बजट चलता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।